Hello students, welcome to class 12th economics, and today we are discussing about the topic foreign exchange rate. In the previous videos we have studied about the topics of definition of foreign exchange and the types of foreign exchange and the diagrams of foreign exchange. So today our first topic and the beginning topic is determination of flexible exchange rate. जो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, क्योंकि हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है उसके बारे में स्टडी किया, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है उसके अंदर तो डिटर्मिनेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बट फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है। तो डिटर्मिनेशन जो है फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट का वो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी पर डिपेंड करता है। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, तो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एंड सप्लाई जैसे इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है या सप्लाई है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है यानी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है फ्लक्चुएशंस वाली उसको डिसाइड करते हैं। सो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले देखना है कि टू टॉपिक्स आएंगे यहाँ पर टू टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। So first we are discussing about the demand of flexible exchange. Sources of demand of foreign exchange. Foreign exchange के जो source हैं यानी foreign exchange की demand क्यों की जाती है, why we demand और why the government demand the foreign exchange. Government जो है वो foreign exchange की demand क्यों करती है, ये इसमें टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हमारे माइंड में आता है कि भाई चाहिए ही क्यों, जो हमें जो फॉरेन करेंसी है वो हमें क्यों चाहिए। सो हेयर वी डिस्कसिंग अबाउट द रीजंस ऑफ डिमांडिंग द फॉरेन एक्सचेंज। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो डोमेस्टिक रेजिडेंट्स करते हैं। डोमेस्टिक रेजिडेंट्स करते हैं, किसके लिए करते हैं? ऑब्वियसली डोमेस्टिक रेजिडेंट्स ही करेंगे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के पास तो फॉरेन करेंसीज है ही, तो हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक रेजिडेंट्स हैं वही इसकी डिमांड मेनली करते हैं। टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए वहाँ के जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो रेजिडेंट्स फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। क्योंकि अगर हमें फॉरेन कंट्रीज से कुछ भी परचेज करना है तो हमें, जैसे मान लीजिए हमें यूएसए से कुछ भी परचेज करना है, कोई गुड्स परचेज करनी है, तो हमें उनका पेमेंट भी किस में करना पड़ेगा, उन्हीं की करेंसी में करना पड़ेगा। और जब हम उनकी करेंसी में पेमेंट करेंगे तो वो करेंसी हमारे पास कहाँ से आएगी, हमें उसकी डिमांड करनी, यानी हमें आरबीआई वगैरह से लेनी होगी। तो इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज के लिए डिमांड होती है फॉरेन करेंसी की। नेक्स्ट है टू परचेज फाइनेंशियल असेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज के अंदर फाइनेंशियल असेट्स परचेज करना या फॉरेन कंट्रीज से फाइनेंशियल असेट्स परचेज करना। जैसे कि मान लीजिए assume that we want to purchase a house in foreign country, in USA, in London, in Britain. Okay, so we have to pay them the value of the currency, value of the asset in their currency only. उन्हीं की करेंसी में हमें क्या करना होगा, फॉरेन एक्सचेंज यानी उन्हीं की करेंसी में हमें पेमेंट करना होगा। तो जब हम उनकी करेंसी में पेमेंट करेंगे तो हमें किसकी नीड होगी, ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी की नीड होगी, और हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स में आता है गिफ्ट्स, यानी जिनके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे गिफ्ट्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं,
ऐसे गिफ्ट्स वगैरह आपको देने के लिए आपको क्या करना होता है, वहाँ पर अगर आप किसी को भी गिफ्ट्स परचेज करके देना चाहते हैं तो आपको किसकी डिमांड होगी, ऑब्वियसली फॉरेन करेंसीज की डिमांड आपको करनी होगी। फॉरेन करेंसीज की डिमांड आपको करनी होगी, क्योंकि जितने भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं ये सभी ट्रांसफर पेमेंट्स आपको किस में करने होंगे, फॉरेन करेंसीज में करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपोर्ट्स की। जब यहाँ के जो कुछ पर्सन्स हैं या कुछ ट्रेडर्स हैं वो किन्हीं भी गुड्स एंड सर्विसेज का ऑर्डर करते हैं, यहाँ के कुछ पर्सन्स और ट्रेडर्स जो हैं वो किन्हीं भी गुड्स और सर्विसेज का ऑर्डर करते हैं, किसके लिए, अदर कंट्रीज से ऑर्डर करते हैं यहाँ पर मंगाने के लिए, तो उन कंट्रीज को हमें पेमेंट किस में करना होगा, उन्हीं की करेंसी में करना होगा। और जब आप उन कंट्रीज को पेमेंट करेंगे उन्हीं की करेंसी में तो आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये है हमारा फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करनी पड़ती है हमें। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर इंटरनेशनल लोन्स। व्हेन आवर गवर्नमेंट टेक द लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, जब हमारी गवर्नमेंट लोन्स लेती है इंटरनेशनल मार्केट से तो उस लोन का पेमेंट करने के लिए यानी उन लोन्स का रीपेमेंट करने के लिए भी इंटरनेशनल मार्केट में आपको सेम करेंसी ही रीपे करनी होगी। इसी की वजह से हमें क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज टूर्स। इंटरनेशनल टूर्स के लिए जब आप वर्ल्ड टूर पे जाते हैं या इंटरनेशनल टूर्स जब आप करते हैं तो इंटरनेशनल टूर्स के लिए आपको फॉरेन करेंसी की नीड होती है, क्योंकि आपको वहाँ पे पेमेंट उन्हीं की करेंसी में करना होता है, क्योंकि जिस भी कंट्री में आप जाएंगे तो आपको पेमेंट उन्हीं की करेंसीज में करना होगा। स्पेक्यूलेट ऑन द वैल्यू ऑफ करेंसी फॉरेन करेंसी। स्पेक्यूलेट ऑफ फॉरेन करेंसी यानी कि आपको फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है उसका आकलन करने के लिए कि फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ की कितनी करेंसी के बराबर है, या तो हमारे जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है या फॉरेन करेंसी जिससे भी आप कंपेयर करना चाह रहे हैं पाउंड से डॉलर से उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उसके लिए भी आप कभी कभी किसकी डिमांड करते हैं, फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया डिमांड किस लिए की जाती है। नाउ डिमांड हमने देख लिया कि किस लिए की जाती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और उसकी प्राइस में हमेशा कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन, मीन्स इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे देखिए अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कैसी है, हाई है, मीन्स ज़्यादा है, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। इफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज हाई देन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी लो। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि $1 इज इक्वल टू मान लो 70 रुपीज़ है, और अगर मान लो ये कम हो जाता है किन्हीं स्पेशल कंडीशंस में, ये हो गया मान लो 55, तो आप उस समय डॉलर की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। क्यों, बिकॉज इसकी प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इनमें क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। इस नेगेटिव रिलेशन को हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाया है, इसका ध्यान रखिएगा, आपको ओ एक्सेस और वाई एक्सेस, ये एक्सेस जरूर लिखने हैं अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे आपके। यहाँ पर आप डिमांड शो करेंगे, यहाँ पर आप फॉरेन एक्सचेंज शो करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट शो करेंगे। इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो इस तरीके से होगा। अगर मान लीजिए ये है और अगर फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है, इसको मान लो मैं आर लिख देती हूँ, इसको डी लिख देती हूँ। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है, मान लीजिए इतनी इंक्रीज हो गई,
तो इसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, इतनी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही इंक्रीज हुई ये क्या हो गई, डिक्रीज, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जैसे ही पहुंचे ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ये हम इससे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। नेक्स्ट अब जो पॉइंट आता है वो आता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। इसमें अगर आप ऐसे देखना चाहें कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, मान लीजिए जो जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था डॉलर का, ये डिक्रीज हो गई, देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज decrease. If foreign exchange rate decrease, the demand of foreign exchange increase. Okay. So now we will talk about the supply of foreign exchange. ये तो हमने बात की कि हम डिमांड क्यों करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज है ये आता कहाँ से, यानी हमारे पास इसकी सप्लाई कहाँ से आती है। तो सप्लाई के भी तो कुछ सोर्सेज होंगे, यानी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का यानी कि अदर कंट्रीज की करेंसीज का हमारे पास स्टॉक या सप्लाई उसकी कहाँ से है। लेट्स सी सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज। सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट्स टू रॉ मीन्स जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि हम दूसरी कंट्रीज को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमें पे करते हैं, पे टू आवर कंट्री, और वो पे करते हैं हमें उनकी ही करेंसी में। अगर हम चाहें, अगर हम उनसे कहते हैं कि अगर आप हमें अपनी करेंसी में कर लीजिए, क्योंकि अपनी करेंसी में कर दीजिए जिससे कि हमारे पास उनकी सप्लाई जो है फॉरेन करेंसीज की वो इंक्रीज हो, तो फॉरेन करेंसी में वो हमें क्या करते हैं, पे करते हैं, तो हमारे पास उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जितने भी एक्सपोर्ट करते हैं हम रॉ मटेरियल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट्स होते हैं, टी है, कॉफ़ी है, व्हीट है, राइस है, इन सब के एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या मिनरल्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, अदर कंट्रीज़ को सेल करते हैं, तो उनका जो पेमेंट आता है वो हम फॉरेन करेंसीज में लेते हैं, जिससे हमारी जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन कंट्री या कोई फॉरेन कंपनी जो है हमारी कंट्री में कोई अपॉर्चुनिटी देखे, कोई प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी देखे कि यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रोडक्शन की, तो अगर वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखे इन्वेस्ट करने की, तो वो डायरेक्ट क्या करती हैं, प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देती हैं और यहाँ पर अपनी जो करेंसीज है, जो मनी है, उसको यहाँ सप्लाई कर देती हैं और अपना शेयर उसमें लगा देती हैं कि भाई 25% जो पैसा है वो किस में इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, तो उनका जो पैसा आता है वो किस में आता है, फॉरेन करेंसी में ही आता है, डॉलर में, पाउंड में, येन में, जिसमें भी उनका जो भी उनकी करेंसी है उसी में आता है। तो वो फॉरेन करेंसी क्या हो जाती है, वो होती है फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज करना। इससे जो हमारी फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें रेमिटेंस की। रेमिटेंस वही है, गिफ्ट्स हैं, कुछ छूट देना, कुछ ऐसे पेमेंट्स कर देना, ये सब क्या है, एक तरफा। रेमिटेंस का मतलब होता है कि एक तरफा जो भी गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं या पेमेंट्स किए जाते हैं
वो सभी क्या हैं, जिनके लिए हमें दोबारा से पे नहीं करना पड़ता, ये सभी क्या है, ये भी फॉरेन करेंसी में जब दिए जाते हैं तो इससे भी सप्लाई इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट परचेजिंग। डायरेक्ट परचेजिंग बाय नॉन रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट्स का मतलब है हमारी कंट्री में जिन लोगों को रेजिडेंट, जो लोग रेजिडेंट नहीं है यानी कि फॉरेन कंट्री से आकर और यहाँ पर रह रहे हैं, जो भी ऐसे पर्सन हैं जो फॉरेन कंट्री से यहाँ आकर रह रहे हैं, वो पर्सन्स जो हैं वो क्या है, यहाँ के नॉन रेजिडेंट्स है, यानी कि वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं है क्योंकि वो इंडियन नहीं है, फॉरेन कंट्री से यहाँ पर आकर वो रह रहे हैं। तो उन लोगों के पास जो मनी होती है वो कैसी होती है, फॉरेन करेंसीज होती है। मैक्सिमम ये देखा जाता है कि उन लोगों के पास मेनली जो करेंसीज होती हैं वो फॉरेन करेंसीज ही होती हैं। तो ये फॉरेन करेंसीज जो होती हैं, जब भी ये नॉन रेजिडेंट्स कुछ भी परचेज करते हैं हमारे मार्केट से, और ये किसमें पेमेंट करते हैं, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। और ये पेमेंट करते हैं फॉरेन करेंसीज में। तो फॉरेन करेंसीज में जब ये पेमेंट करते हैं तो हमारे मार्केट में सप्लाई हो जाती है किसकी, फॉरेन करेंसी की, और सप्लाई इस तरीके से फॉरेन करेंसी की इंक्रीज हो जाती है। सो ये हो गई हमारी सप्लाई, यानी सप्लाई के सोर्सेज क्या क्या हैं फॉरेन करेंसी की सप्लाई के। अब हम बात करते हैं इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप की, फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई, इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, देखते हैं डायग्रामेटिक थ्योरी से। ये हमने एक डायग्राम बनाया, सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाइड लिख सकते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड लिख सकते थे वहाँ, और यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट। वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, दोनों के ऊपर आपको ये लिखना है कि दोनों स्केल्स पर आप क्या शो कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होगा और सप्लाई जो होगा, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो होता है बिल्कुल स्ट्रेट। ये हो गया सप्लाई, मीन्स इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होता है, डायरेक्ट। मान लीजिए ये आर है, यहाँ रेट थी और यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई है। जैसे ही एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी क्या हो गई, देखिए इंक्रीज हो गई, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई और एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज हो गया। अब अगर सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो देखिए सप्लाई डिक्रीज हो गई तो ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सॉरी एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गई तो सप्लाई भी डिक्रीज हो गई। तो इस तरीके से इनमें रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है उसकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज होती है उनकी सप्लाई भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से इन दोनों में कैसा रिलेशन पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो इस तरीके से हमने दोनों रिलेशन पढ़े, डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज के बीच में रिलेशन और सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज के बीच में रिलेशन। डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट के बीच में रिलेशन जो था वो इनवर्स था, और सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट के बीच में जो रिलेशन था वो कैसा था, डायरेक्ट था। अब हम बात करते हैं इन दोनों की कि इक्विलिब्रियम जो है यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो कहाँ डिसाइड होती है। हम इसके डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, उससे पहले हमें ये डिमांड और सप्लाई थ्योरी पढ़नी पड़ी। डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, वो क्या होगी।
डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है वो हम लिख चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा डिमांड, ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट हैज बीन नेगेटिवली स्लोप्ड। और ये हमारा हो गया क्या, सप्लाई कर्व दैट हैज बीन पॉजिटिवली स्लोप्ड। जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करती है, वहीं पर क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाती है। ये होता है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अगर कभी ऐसा हो कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो मार्केट की कुछ ऐसी पावर्स होती हैं या सिचुएशंस होती हैं जो इनको वापस इसी पॉइंट पर ला देती हैं। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर देखिए कभी रेट इंक्रीज हो गई, मान लीजिए, तो ये मान लीजिए रेट इतनी इंक्रीज हो गई, तो डिमांड तो हमारे पास कितनी है, इतनी है, और सप्लाई कैसी है हमारे पास, ज़्यादा। अब जब किसी भी चीज़ की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उसकी रेट या उसकी प्राइस धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम। तो इसकी सप्लाई कम होते होते इतनी आ जाएगी कि ये किसके बराबर आ जाएगी, वापस से इसी के बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये रेट जो है ये क्या हो गई, कम हो गई, तो यहाँ पर डिमांड तो ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई। तो डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो गई, तो जब भी किसी भी गुड की क्या हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जैसे ही उसकी प्राइस इंक्रीज हुई तो फिर उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि डिमांड फिर धीरे धीरे, सप्लाई जो है वो इंक्रीज होकर कहाँ पहुँच जाएगी, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन आ जाएगी, और इस तरीके से हमारा डिमांड एंड सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट का वो डिसाइड हो जाएगा। सो ये था हमारा टॉपिक आज का, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इन फॉरेन करेंसी। दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। क्या है टॉपिक देख लेते हैं एक बार, डेप्रिसिएशन and appreciation in foreign currency. We will study about this topic in the next video. So make the notes of this chapter by your own and read this carefully, study this carefully, and please understand this carefully. If you have any problem, please ask me on my personal numbers. Thank you. Have a nice day.